उनके समर्थक या उनसे जिन लोगों को टिकट का आस था उन लोगों को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। क्योंकि जदयू में आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कब ठंडा और कब गर्म हो जाएगा माहौल, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नीतीश कुमार तक जिसकी पहुंच सबसे मजबूत है वो व्यक्ति कभी भी उनसे दूर हो सकता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तो करते हैं आगाज आपके पसंदीदा कार्यक्रम रातों रात का, जो दिन भर की तमाम राजनीतिक गलियारों की हलचल से आपको अवगत कराती है। हमने हमेशा से आपको रातों रात कार्यक्रम के दौरान ऐसी खबरें दी है जो आगामी राजनीतिक हलचल की सूत्रधार बनती है। तो आज की बातचीत है राजनीति के फ्रेंचाइजर्स के ऊपर। सावन चल रहा है और यहाँ राजनीति में किनको कहाँ जाके माथा टेकना है जिससे टिकट स्वरूपी प्रसाद की प्राप्ति हो सके। तो हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पत्रकार और राजनीति विशेषज्ञ बाबा। तो बाबा से जानते हैं, तो जेडीयू में बाबा जो जेडीयू ने जिस फ्रेंचाइजर्स की नियुक्ति की है वो कौन कौन से हैं बाबा? और सुमन, ये पूरे विश्लेषण को शुरू करने से पहले हम लोगों को इतिहास के तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा जी, क्योंकि इतिहास पर ही वर्तमान गढ़ा जाता है जी, और उसके बाद भविष्य मढ़ा जाता है। इस चर्चा के दौरान आपने रखा कि फ्रेंचाइजी की बात, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिकट जो है वो प्रसाद है और आने वाले चुनाव में ज़बरदस्त ढंग से टिकटों की मारामारी और आपाधापी की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने जैसे ही ऐलान कर दिया कि अपने नियत समय पर चुनाव होंगे, चुनाव आयोग पूरी तैयारियों के साथ जुड़ा हुआ है। हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित किया जा सके। इन सब के बाद अब टिकटों की आपाधापी और मारामारी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और बिहार की जनता भी जान रही है कि पिछले 2-3 दशक से जिस तरह के बिहारी और देश में राजनीतिक ट्रेंड चल गए हैं कि आप अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। एक छोटे से चुनाव, राज्य के चुनाव से लेकर के केंद्र के चुनाव तक आपने देखा होगा कि गठबंधन का एक बहुत बड़ा सामंजस्य स्थापित करने की बात सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आपने देखा होगा कि कैसे गठबंधन के लोगों को जोड़ा गया और जोड़ करके बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं समझौता करने के लिए तैयार होती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो अपने आप को बहुत मजबूत बताती है, वो भी कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए मजबूर होती है जी। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले। एक तरफ जहां अभी गठबंधन में सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है, वहीं टिकट लेने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है और ये बढ़ना भी लाजमी है क्योंकि सीटें 243 हैं जी। जिस पार्टी को जितना हक मिलेगा उसी पर वो अपने कैंडिडेट्स को लड़ाएंगे और इसमें भी जो सबसे सुप्रीम होंगे, क्रीम होंगे, जो छांट करके, बीन करके, उठा करके, फटक करके जो आएंगे, उन लोगों को टिकट मिलेगा। या फिर जिन लोगों का के आका जो हैं या जो फ्रेंचाइजी जिनको नियुक्त किया गया है उन लोगों तक बातें आएगी तो उन तक टिकट मिलेगा। ये पावर सेंटर जो है ना, बड़ा अजीब तरह के होते हैं सुमन। पावर सेंटर की जब बात सामने आती है तो याद आता है वो 70-80 का दशक, जब इंदिरा गांधी कहा जाता था कि आला कमान जी। आज भी आला कमान की वो प्रक्रिया जो है कांग्रेस में चलती है कि आला कमान का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा और इसे धीरे धीरे धीरे, चाहे कांग्रेस से जितना भी आप नफरत करते हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जितना भी आप कहते हो कि खराब है, लेकिन वो आला कमान वाली प्रवृत्ति जो है वो अपने पास हर दल अपनाना चाहते हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दल तो इसीलिए इंतजार करते हैं कि उनके लिए ये सावन का महीना होता है जिसमें पूरी तरह से वो अपने ऊपर जल ढरवाते हैं जी। छोटे छोटे दल इसी तरह, इसीलिए आप देखे हुए कि तुनक रहे हैं कितने लोग तुनक मिजाज हो रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा तो कोई मान सम्मान ही नहीं रहा। ये मान सम्मान और जितनी बातें हो रही है सब टिकटों के लिए हो रही है, सीटों के लिए हो रही है। अब जहाँ तक सवाल आपने कहा कि जदयू का, तो जदयू चूँकि सत्ता में है इसलिए हम शुरुआत जदयू से ही करेंगे जी। और आज हम जदयू के पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर पावर सेंटर का मतलब होता क्या है। इससे पहले आपने देखा होगा कि वन मैन आर्मी थी जदयू, मुखे कानून वाली बात थी और जो कुछ भी नीतीश कुमार कह दिया करते थे वही कानून हुआ करता था।
लगातार आप लोग जी। राजनीतिक दलों के साथ बातें हो रही है, राजनीतिक नेताओं से बात हो रही है, आप लगातार पीसी कवर कर रहे हैं। बेहतर ढंग से आप लोग बता सकते हैं कि जो पावर सेंटर हैं ये लॉकडाउन से लेकर के अब तक मतलब इस 3 से 4 महीनों में जी। लगातार समीकरण बदले हैं। जी। आपको याद होगा कि भारत लाइव ने एक खबर चलाई थी कि कहीं ना कहीं विलोपित हो गए हैं नीतीश कुमार के जो पावर सेंटर के सबसे करीबी लोग थे, वो विलोपित हो गए हैं। जी। 2015 के चुनाव में ये पावर जो था वो किसी खास व्यक्ति के पास था और उनका नाम था प्रशांत किशोर। जी। प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी और कैसे 101 सीटों पर लोगों को, प्रत्याशियों को लड़ाना है, वो पूरा डिसीजन उनके हाथ में था। नीतीश कुमार के साथ मंत्रणा करने के बाद वो किया था उन्होंने। जी। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर को आस्ते से बाईपास करते हुए उनको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। तब आया युग आरसीपी सिंह का और ललन सिंह का। आरसीपी सिंह और ललन सिंह ने पार्टी को पूरी तरह से डोमिनेट किया। नीतीश कुमार को यह समझाने में वो सक्षम रहे कि हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे साथ आपको उठने बैठने और हमें ज़्यादा प्रभाव में रखने से आपको फायदा ही होगा बनिस्बत आप प्रशांत किशोर। और ये सिलसिला चलता रहा और संगठन में एक अच्छा खासा अपना दमखम दिखाते हुए नीतीश कुमार को इन लोगों ने खुश भी किया। नीतीश कुमार के साथ चुनाव भी लड़ा गया। 2019 के चुनाव में अच्छी खासी संख्या मिली। 17 में से 16 सीटें जीत करके जदयू आई। वहीं 17 सीटें जीतने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी भी हुई और 40 में से 39 सीटें जीत करके ये तीनों गठबंधन के दल जो हैं, जिसमें 6 सीट एलजेपी को भी मिला था। अब बिहार में जैसे ही कोरोना संकट शुरू हुआ, उससे पहले जो स्थितियां थी, कहा यह जाने लगा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होने से 2 लोग काफी नाराज हैं, आरसीपी सिंह और ललन सिंह। और इसी बीच में लॉकडाउन भी एक प्रक्रिया आ गई और धीरे धीरे ये लोग उनके बगल की कुर्सी से अलग होने लगे थे और नए कुछ लोग कुर्सी के बगल में आ गए थे। इसमें अशोक चौधरी थे, संजय झा थे, इन लोगों को कुर्सी पर बैठाया गया था। और ये दोनों ही लोग तब लोकसभा में इन लोग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से, मतलब मंत्रालय नहीं मिलने से नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने जब अपने मंत्रिमंडल का बिहार में गठन किया था तो इन दोनों लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया था और ये उनके पावर सेंटर के मुख्य अंश हो गए थे। लेकिन कोरोना संकट के दौरान, कोरोना काल के दौरान लगातार ये लोग जितना एक्टिव नजर आ रहे थे, अचानक से जब भारत लाइव ने एक खबर चलाई थी कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों ही फ्रेम से गायब हैं और मुख्य पावर सेंटर जो है वो ये दोनों हो गए हैं और इसका एक्शन तुरंत देखने को मिला। लॉकडाउन के समाप्ति होते होते तक, अनलॉक की शुरुआत होते होते तक आरसीपी सिंह और ललन सिंह को लगा कि शायद जो हमारी खबरें हैं वो सही हो रही हैं और दोनों राजनीति से बाहर हो रहे हैं। दोनों ही नजर आए और पूरे फ्रेम में नजर आए और आज स्थिति यह है कि पावर सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आपने देखा होगा कि पिछले 15 से 20 दिनों में ये दोनों ही लोग काफी दूर दूर नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबियों में एक बार फिर से आरसीपी सिंह और ललन सिंह के साथ साथ और 2 नाम जुड़ गए हैं, जिसमें एक नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव का, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं बिहार सरकार के, और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। और ये चारों पावर सेंटर बन गए हैं। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से डिजिटल रैलियां हो रही हैं और डिजिटल रैलियों के माध्यम से लोगों तक, अलग अलग प्रखंडों तक पहुंचाया जा रहा है अपनी बातों को। इसमें पूरी तरह से संगठन को लेकर के आरसीपी सिंह सक्रिय नजर आ रहे हैं और ये पावर सेंटर जो है अब टिकट के लिए भी कहा यह जा रहा है कि यही पावर सेंटर है जो आपको टिकट दिलवाने के लिए उत्तरदायी होंगे। आप अगर दरवाजे पर इनके जाकर के मत्था टेकते हैं तो हो सकता है कि आप उस लाइन में ऊपर के पायदान पे खिसक करके चले जाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जो बाकी के पावर सेंटर हैं वहाँ दरवाजे पर नहीं मत्था टेका जा रहा है। हर किसी को गारंटी चाहिए टिकट की, और ये गारंटी आखिर कौन देगा? आज से 1 महीना पहले तक अशोक चौधरी काफ़ी पावरफुल नेता कहे जाते थे और टिकटार्थियों की उनके पास भीड़ लगी हुई थी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जो टिकट के लिए कंफर्म थे कि उन्हें तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा और वो पूरी तरह से आश्वस्त थे। कई दौर की हमारी बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो इस बार उन्होंने कहा कि इस बार तो चुनाव लड़ना पक्का है बाबा, कि लगभग बात सब तय हो चुकी है। लेकिन अचानक से उसमें एक परिवर्तन आ गया है और परिवर्तन आया है आरसीपी सिंह और ललन सिंह के फुल पावर में आने से। नीतीश कुमार
पूरी तरह से अब एक ही बात पर टिके हुए हैं कि उन्हें पुनः कुर्सी कैसे प्राप्त हो। जी। आप समझ लीजिए कि सीट शेयरिंग का जब समझौता होगा तो उस समझौता के बाद एक चीज़ तो पक्का नज़र आ रहा है कि सीटें जो 2005 और 2010 में थी वो नहीं मिलने जा रही हैं। जी। सीट की संख्या भी घटेगी और इसमें बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। बहुत सारी सीटें हैं, जैसे आपको हम बता देते हैं। हमारी बातचीत हो रही थी जदयू के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता से। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस बार पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के बीच की ये 12 सीटें हैं, उनमें से 6 से ज़्यादा सीटें हमें चाहिए। जी। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम सीटें या तो बीजेपी के पास हैं, जी। इसमें से जदयू के पास गिनी चुनी सीटें भी नहीं हैं। जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी होगी और कितना ज़्यादा कितने लोगों का टिकट कटेगा। इसमें 2-3 सीटें तो एकदम कंफर्म मान के चलिए कि कुम्हरार की सीट, जी। पटना दीघा की सीट, जी। और एक सीट आपको बांकीपुर की। बांकीपुर भी था। जी, ये 3 सीटें तो पूरे हॉट लिस्ट में हैं। जी। और इन सीटों पर प्रत्याशियों उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है जदयू में। जी। कई ऐसे लोग हैं जो पावर सेंटर के इर्द गिर्द चक्करघिन्नी की तरह चक्कर काट रहे हैं। जी। और वो दावा भी कर रहे हैं, कई लोग तो हमारे ऑफिस में भी आए हैं। जी। और उन्होंने कहा भी है कि हम पूरी तरह से तैयारी में हैं, इस बार का जो चुनाव है वो हम लड़ने जा रहे हैं। जी। और पटना से लड़ने जा रहे हैं बाबा, आप निश्चिंत रहिए। जी। जबकि हमने समीकरण जब उनको समझाया कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। जी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। इसके साथ साथ एक सीट और है गोपालगंज की। कुछ सीटें ऐसी हैं जो बैकुंठपुर की सीट। बैकुंठपुर में अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं जो नीतीश कुमार के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर में नहीं रहे हैं। मिथिलेश तिवारी की मैं बात कर रहा हूँ। जी। उनके सीट पर भी कहीं ना कहीं इस बार ग्रहण नजर आ रहा है। जी। हो सकता है तो उस सीट पर मंजीत कुमार सिंह, जो पिछली बार 2015 में इनसे हार गए थे, वो दावा ठोके, क्योंकि मंजीत सिंह भी नीतीश कुमार के बहुत करीबी में से हैं। जी। और उनका उठना बैठना भी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपको हमने बताया कि 4 पावर सेंटर हैं, इसके साथ सब पावर सेंटर भी बने हुए हैं। हॉट स्पॉट। जी बिल्कुल। जी। सब पावर सेंटर हैं जिसमें आप नीरज कुमार का नाम ले सकते हैं, जी। इसमें आप संजय सिंह का भी नाम ले सकते हैं, जी। अशोक चौधरी का भी नाम कुछ हद तक आप ले सकते लिया हैं। जा सकता हैं, इसके अलावा और भी कई लोग हैं, जी। जय कुमार सिंह हैं, कई लोग हैं जो लगातार, संजय सिंह की बात आप कर लीजिए, वो भी लगातार इस तरह की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन लोगों के यहाँ जमावड़ा आप देखिएगा जुटने लगा। जब आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कि सुबह सुबह इन लोगों के यहाँ भीड़ लगी रहती है। जी। जी। और लगातार सिर्फ एक ही बात होती है कि सर हमको टिकट मिलेगा ना। जी। फॉर प्रोफाइल अपना बनवाया जा रहा है, प्रोफाइल बनाने वाली पोर्टफोलियो बनवाया जा रहा है, पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, ऑडिशन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन सुमन, सबसे बड़ी बात यह है कि अंततः ये पावर सेंटर जो हैं जी। वो अगर आपके प्रोफाइल पे, पोर्टफोलियो पे अगर टिक मार्क लगा देते हैं जी। तो आप मान के चलिए कि आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जा रहे हैं। अब ये तो मान के चला जाएगा कि 100 सीट पर तो निश्चित रूप से चुनाव जदयू लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 2015 के समझौता के तहत भी एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, जैसा कि 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ तय हुआ था, अगर उस फॉर्मूले पर भी तय होता है तो भी आप मान के चलिए कि टिकटों की संख्या तो निश्चित रूप से घटेगी, पर पावर सेंटर का पावर और बढ़ जाएगा। जितने कम सीट होंगे उतना ज़्यादा मारामारी होगी और तब पार्टी में टूट और विखंडन भी होगा। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे एडजस्ट करेगी। जी। अब तक ऐसे 60 सीटों को हमने देखा है, चिन्हित किया है, जिसमें या तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही है जी, या फिर जदयू दूसरे नंबर पे रही है जी। तो जो जहां दूसरे नंबर पे रही है वो दावेदारी तो बड़ा करेगी, पहले पे आने की कोशिश करेगी, निश्चित रूप से करेगी। जी। और ऐसी स्थिति में एक बड़ा मुद्दा जो है सामने आ सकता है और ऐसी स्थिति में पावर सेंटर की बातें जो हैं, पावर सेंटर तक पहुंचने की कवायद जो है वो तेज हो सकती है। हाँ, एक बात तो निश्चित है कि कल तक जो पावर सेंटर काफ़ी प्रभावी थे जी, वो आज निश्चित रूप से उनके समर्थक या उनसे जिन लोगों को टिकट का आस था उन लोगों को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। क्योंकि जदयू में आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कब ठंडा और कब गर्म हो जाएगा माहौल, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार
तक जिसकी पहुंच सबसे मजबूत है जी वो व्यक्ति कभी भी उनसे दूर हो सकता है। कहा भी गया है, हमारे बिहार के कहावत है जी। कि बढ़ के आगे और घोड़ा के पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। जी। और हो सकता है कि ये पावर सेंटर के लोग जो हैं जी वो कभी ना कभी नीतीश कुमार के आगे जरूर पड़ गए होंगे जी। और आगे पड़ने का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो जैसे कि दर्शकों हम आपको बता दें कि जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विशेषज्ञ विजय मिश्रा बाबा ने ये साफ कर दिया कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के आगे राजनीति गर्म होने वाली है, राजनीतिक गलियारों में हलचल होने वाली है। तो ऐसे ही खबरों के साथ हम बने हुए हैं लगातार, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान जरूर दबा दें। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए देखते रहें भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।